ओके, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बेसिक तो आप जो है यू हैव गॉन थ्रू इन द प्रीवियस क्लास कि मुझे ड्रॉप करने हैं कुछ फीचर जो कि मेरे काम के नहीं है। मतलब मॉडल को वो मॉडल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो भाई ऐसे फीचर जो कि गुड रिलेशनशिप में है टारगेट से, जिनका वेरिएंस हाई हो, उनको मैं रखना चाहता हूँ। और ऐसे फीचर जिनका वेरिएंस कम हो, ठीक है, और जो ओवरफिटिंग करवा रहे हैं, आपस में को रिलेटेड हैं, को लीनियर हैं, तो ऐसे फीचरों को रखने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन एक बात और जो हमारे दिमाग में आई वो ये थी कि भाई डेटा में से फीचर्स को ड्रॉप कर देना ये कोई वो नहीं है, मजाक नहीं है। ऑब्वियसली लॉस होता है डेटा का, इंफॉर्मेशन का। यदि कुछ भी ड्रॉप करोगे तो लॉस तो होगा। ठीक है, तो भाई उसी लॉस को मुझे ओवरकम करना है, तो मैं कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा कि वो फीचर जिनका कंट्रीब्यूशन ही कम था उनका कंट्रीब्यूशन और कम कर दूंगा। यानी मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना दूंगा, उस पर मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करूंगा या उसके अबाउट मैं अपने डेटा को कंसिडर करूंगा। तो भाई ऑटोमेटिकली जो 20% इंफॉर्मेशन एक आपने कल देखा भी था, वो 20% की जगह वो 4% पे आ जाएगा। तो अब मैं 4% वाले को निपटा सकता हूँ, ये मेरे पास लाइबिलिटी आ गई। और 97-96% वाले जो हैं उनको तो अपन कंसिडर करेंगे, वो तो हाईएस्ट इंफॉर्मेशन वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है भाई। मेरा उद्देश्य एल्गोरिदम अपनी जगह है, यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा कहाँ और कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव था। तो ये स्टेप्स हैं पीसीए के, एक एक स्टेप करके अपन चेकआउट करने वाले हैं, करेंगे। ठीक, तो कल की क्लास में ये बता चुका हूं मैं, यू हैव टू स्टार्ट विद द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, डेटा को स्टैंडर्डाइज करिए आप, उसके उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। ठीक है, स्टेप नंबर वन स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप अपने डेटा को स्केल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो स्केल? वो इसलिए कर रहे हो कि भाई मेरे पास एक डेटा में कई फीचर्स हैं, और ये जो कई फीचर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे कि लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन एंड मैं आपको फिर समझा पाऊंगा इस बारे में। ओके, तो ऐसा है, लेट अस सपोज डेटा सेट ये रहा, डेटा सेट। ओके, और ये जो फीचर्स हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक, ये सब डिफरेंट है, डिफरेंट स्केल्स पर रिप्रेजेंट करे गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फीचर है, उसमें एरिया मेंशन है, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है, एक में वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में है, एक में वेट दे रखा तो वेट केजी में दे रखा है। ठीक है, और फिर एक में कुछ और दे रखा है, हाइट दे रखी है, वो शायद इंच में हो। ठीक है, तो अलग अलग फीचर के अलग अलग जो है वो स्केल हैं उनको मेजर करने वाली। ठीक, तो ऐसी स्थिति में भाई मैं चाहता हूं कि भाई सबको एक ही रेफरेंस स्केल पर लाया जाए, ब्रिंग एवरीवन ऑल ऑफ देम ऑन अ सेम रेफरेंस स्केल, लेकर आया जाए उन्हें। ठीक है, तो मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा जो वो कहना चाह रहा है। करस्पॉन्डिंग टू द वेरियंसेस विल बी डिफरेंट, वेरियंस भी सबके अलग अलग होंगे, ऐसा भी है। ठीक, जैसे मान लीजिए अब मुझे वेट की बात है तो वेट हो सकता है 50-60। हाइट की बात करो तो हाइट होगी 5.5 इंच, 6 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे कुछ होगी हाइट। अब देखिए कि 50-60 ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली इनका वेरिएंस ज़्यादा होगा। एरिया की बात करें तो एरिया 100 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ये और बड़ी वैल्यू है। वॉल्यूम भी बड़ा हो सकता है, 10 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये बड़ी वैल्यूज हैं, ये छोटी वैल्यू है, अलग, सबका अलग अलग वेरिएंस है, सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सबकी अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि भाई यदि आपको किसी फीचर को ड्रॉप करना है तो डायरेक्ट कोई निर्णय ऐसे नहीं ले सकते। सबसे पहले ऑल ऑफ द फीचर शुड बी ब्रॉट ऑन अ सेम स्केल।
उसके बाद फिर आप उनसे क्या इंफॉर्मेशन अचीव हो रही है, किस डायरेक्शन में आप उनको प्रोजेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले रहे हो बताओगे, वो आगे का काम। पहले तो सबको स्टैंडर्डाइज करो आप, एक ही स्केल पर कन्वर्ट करें आप सबको, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। तो फॉर्मूला है भाई, सब कुछ यहां मैथ्स के दम पर ही होता है। हियर इज अ फॉर्मूला फॉर स्केलिंग। Here we are calculating the z value. That is the actual value minus mean divided by standard deviation. तो भाई आपको क्या करना है, just let us consider this column. इस कॉलम को लो, पहले इस फीचर को लो, इसका मीन निकालो। ठीक है, वॉट एवर विद द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन इट, उसका मीन निकालो। और हर एक वैल्यू में से, इसकी हर एक एंट्री में से, ये हर एक एंट्री में से मीन को माइनस करो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसी को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जेड स्कोर होता है। इससे हम जेड वैल्यू कहते हैं, इससे स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर दूसरा नाम, इट्स कॉल्ड अ स्टैंडर्ड स्केलर, ये कहते हैं अपन। तो मैंने सबको कोशिश करी कि 0 से 1 के बीच में स्केल कर दूं। ऑल द वैल्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू 0 to 1। तो अब भले ही आपको यहां पर ये दिख रहा हो कि सर दिस इज 100, दिस इज 1000, वो कोई बात नहीं। जब मैं इसके ऊपर स्केलिंग लगाऊंगा, यानी उस वैल्यू में से मीन को माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करूंगा, भाई ऑटोमेटिकली ये 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। तो ऐसी सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस फीचर की आ गई। दूसरे फीचर में भी यही करिए आप, इसमें भी ये लगाइए, वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ऑब्वियसली इसका मीन निकालो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, हर एक वैल्यू में से माइनस करो, और ठीक है, और उनकी एंट्री फिलअप करो। ऐसा करो आप। तो भाई अब सारे कॉलम, सारे फीचर्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई है। दैट मीन्स यू स्टैंडर्डाइज देम। ये करना जरूरी था। एक और इसके पीछे क्या होता है लॉजिक, वो ये है कि जैसे मान के चलिए, मैं कह भी रहा था ऊपर, आपके पास ये डेटा में ऐसे फीचर हैं जिनका वेरिएंस बहुत हाई है, बड़ी बड़ी वैल्यू है उसमें, जैसे 1000, 10,000, 1500, 2500। और एक ऐसा कॉलम है जिसके पास वैल्यू है 1, 2, 3, 4, यानी बहुत छोटा वेरिएंस है। यदि मैं इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो ये तो आसपास ही आएंगी 1, 2, 3, 4। ये तो भैया बहुत बड़ी 10,000, 1000, ये तो दूर दूर तक आएंगी, इसके डेटा पॉइंट्स काफी फैले होंगे। ठीक है, तो इनका वेरिएंस हाई होगा। तो हमारे यहाँ डेटा साइंस में, और अब देखो जो कुछ पढ़ते हो ना आप, ये जो भी पढ़ाई हो रही है, ये सब एक्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है। कोई कहीं से बाहर का कोई लॉजिक नहीं लगा, कोई एलियन थ्योरी नहीं पढ़ रहे, सब कुछ प्रैक्टिकल है यहाँ पे। और वो कैसे है, कैसे है मैं बताऊंगा कि आपने स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करा। पहला तो ये मीन है, ये आप समझ गए कि स्टैंडर्डाइज करके मैं सबको 0 से 1 के बीच में कर लूं, तो फिर मैं आगे की प्रोसेस कर पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स के फीचर्स होते हैं, उनके अलग अलग वेरिएंस होते हैं। तो इसलिए मैं सबको स्केल करना चाहता हूँ, स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ, कर भी लिया। एक कारण ये भी है, देयर इज वन मोर रीजन, कि क्या होता है, जैसे आप ये देखिए, यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू है और यहाँ छोटी वैल्यू है। तो भाई जिनकी बड़ी वैल्यू होती है, जो हाई वेरिएंस होते हैं, ठीक है, ये प्रायोरिटी वाले होते हैं, ठीक है, ताकतवर होते हैं। और जिनका कम वेरिएंस होते हैं, ये कमजोर होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं, रियल वर्ल्ड में भी यही होता है कि ताकतवर कमजोर को दबाता है। ठीक है, सप्रेस करेगा वो उसको। पावरफुल विल ऑलवेज सप्रेस द वीक पर्सन। यहां भी यही होता है। ऐसा फीचर जिसका वेरिएंस हाई है, वो कम फीचर वालों को दबाएगा। वो बोलेगा तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा, तो हमारी पहले सुनवाई होगी। ठीक है, तो सबको स्टैंडर्डाइज करने का, 0 से 1 में करने का रीजन ये रहा कि भाई मैं सबको बराबरी का हक देना चाहता हूं। अब तुम सबकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई। ऐसा नहीं है कि तुम 1000 हो, तुम 10,000 हो, और मैं बेचारा 1 और 2 ही हूं, मैं तो गरीब हूं और तुम अमीर हो।
ठीक है, यही कारण है कि सबको समान बनाओ, स्टैंडर्डाइज करो आप। और यहां पर ये एक रीजन मेंशन करा जो मैंने आपको समझाया है कि वेरिएबल्स जिनका वेरिएंस हाई होता है वो डोमिनेट करते हैं, वेरिएबल्स जिनका कम वेरिएंस होता है तो बेचारे कमजोर है, जिनका कम वेरिएंस है, और जिनका वेरिएंस ज्यादा है वो ताकतवर है, वो उनको डोमिनेट करेंगे। और डोमिनेट करेंगे यानी वो उनका इंपॉर्टेंस ही खत्म कर देंगे, बोलेंगे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज करने का ये एक मोटिव और रहा हमारे पास। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। Before blindly doing it, understand the data. It is important what type of model we are using. Standardization is done when the distance based algorithms are used. तो भाई आंख मीच के कोई भी काम नहीं करने का, कोई भी काम करोगे उसको सोच समझ के करने का। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, डिस्टेंस बेस्ड, जो दूरी पर आधारित है, डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। ऐसी एल्गोरिदम्स जहां पर हमें फोकस करना है दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, वहां पर स्टैंडर्डाइज होता है डेटा। हर कई जगह डेटा को स्टैंडर्डाइज नहीं करते। जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये आप रिमार्क मानिए। ओके, कौन सी एल्गोरिदम, कौन सी टेक्निक कहां यूज करना है, ये तो कला है, यानी स्किल्स है। ठीक है, डेटा स्किल्स सीखना है हमें। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने बोला सर डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट था, हमें परेशानी डेटा स्ट्रक्चर में क्या था और प्रोग्रामिंग में भी क्या है। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मेमोरी। सही बोल रहा हूं अंकना? वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मेमोरी, मेमोरी बोले तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को किस तरीके से जमा सकते हो उसे डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट? एम आई ऑडिबल अंकना? ये सुन रही है? Yes, sir. ठीक है, सही बोली मैंने डेफिनेशन? Sir, can you please repeat हाँ, the? रिपीट कर रहा हूं। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मेमोरी इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। Yes, sir. सही है? आपको प्रॉब्लम Sir, थी? but हाँ, in this optimization is also included. ऑप्टिमाइजेशनिस्ट, Oh, sir, storing data in an optimized manner ऑप्टिमाइज्ड मैनर, अच्छा। so that हाँ हाँ, its retrieval तो becomes easier तो and मैनर faster. मैनर मैनर तो आपको यहाँ आएंगे कि भाई मैं लीनियर या ग्राफिकल वे में स्टोर करूं डेटा को, ये मैनर हुआ। लीनियर में आपने कहा Yes, सर स्टैक बेस्ड करूं या क्यू बेस्ड करूं, है ना? और yes, नॉन लीनियर में आपने बोला सर ग्राफिकल बेस्ड करूं या ट्री बेस्ड करूं। तो ये मैनर क्यों yes, आए? sir. वो इसलिए आए क्योंकि आपको जो डेटा स्टोर्ड है मेमोरी में उनको एक्सेस करना है, उनके ऊपर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो मैं कितनी Yes, जल्दी से उस डेटा को एक्सेस कर पाऊं और उस पर कोई टास्क परफॉर्म कर पाऊं, तो डेटा स्ट्रक्चर ये पूरा खेल था। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जी, कॉम्प्लेक्सिटी आती है वहां पे, है ना? कॉम्प्लेक्सिटी, yes, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या, क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आप लिखते हो ना ऑर्डर ऑफ एन, बिग ऑफ एन, ये सब समझा होगा, बिग ओ, yes. ओ थीटा एंड Omega, ओमेगा, theta. Yes, है ना? बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, है ना? yes, sir. ये बताया सारी चीजें। और Yes, sir. कॉम्प्लेक्सिटी यानी वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स और कितना टाइम लग रहा है, इनके बीच में अच्छे खासे ग्राफ भी बनवाए थे आपसे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जब ये आप Yes, टाइम sir. कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो तो थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने करी अंकना, तो मैं बता पा रहा हूँ आपको। ठीक, तो क्या है? That's हाँ the only basics. If someone knows this much, I think he'll be able to devise algorithm and all these things in AD as well. हाँ, तो ऐसा ये हुआ करता था आपके एल्गोरिदम के अंदर। एक क्वेश्चन मेरे सामने ये भी आता है कि सर डेटा साइंस में एल्गोरिदम का क्या रोल है? दीज ऑल्सो पीपल आस्क सर वी आर स्टडिंग डेटा साइंस, डू वी हैव टू लर्न एल्गोरिदम्स और नॉट? तो आप यदि अभी गेट का पेपर देखेंगे तो गेट के पेपर में आपका डेटा साइंस का 50% है और एल्गोरिदम्स भी है उसके अंदर। ठीक है, तो Yes, देखिए क्या है, यहाँ मेरे पास डेटा साइंस में बनी बनाई एल्गोरिदम्स हैं ऑलरेडी, उनकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो डेटा, अब इतना ज्यादा तो मैं डील नहीं करता,
इतना ज़्यादा डील नहीं करते हम डेटा साइंस के अंदर, बट यू शुड हैव अ नॉलेज, पता होना Yes. चाहिए। ओके, कि एल्गोरिदम ये बनी है, इसमें ये डेटा का साइज है, उसको कितना टाइम लगेगा सॉल्व होने में, इतनी बात हम कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं ज़्यादा हम बात करते हैं इसमें। ओके, अब तो हमारे पास बड़े बड़े मॉडल्स हैं, कई पैरामीटर्स हैं, उस पर वो ट्रेन होता है डेटा, तो ऑब्वियसली तो बहुत ही हिसाब किताब बढ़ गया। तो मुझे ऑब्वियसली रिसोर्स, अब तुम डेटा स्ट्रक्चर की क्या क्या बात हो, मुझे तो रिसोर्सेज चाहिए। आप ही कह रहे हो ना मेमोरी, ये क्यों, ये मेमोरी की बात क्यों करते थे आप कि मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, कितना का स्टोरेज होगा। आपके पास रिसोर्सेज की यदि कमी हो तो आप बात करो मेमोरी की। ठीक है, मेमोरी Yes. और कंप्यूटेशन दो चीजें हैं। ठीक है, मेमोरी एंड मतलब स्पेस एंड द कंप्यूट। ठीक है, तो कंप्यूटेशन में सीधी सी बात है, अब आप यदि एलएलएम्स का यूज कर रहे हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज कर रहे हो आप, ओके, तो ऐसी स्थिति में आप जो है सिंपल अपना जो लैपटॉप के जो सीपीयू है ना, i7 i9, ये सब फेल हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप एक बड़ा डेटा बड़ा मॉडल लेकर इस पर ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, ये नहीं कर पाएगा। इसके लिए मुझे जीपीयू चाहिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब मुझे एडिशनल कंप्यूटेशंस चाहिए, एडिशनल कंप्यूटेशनल यूनिट चाहिए, तभी जाके उसके पीछे जो बड़ी मैथ्स लगी है ना वो सॉल्व हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप जो पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो डेटा स्ट्रक्चर और जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, दैट्स ऑल बीन, वो बेसिक हो गया। अब तो नई चीजें आ गई, और आगे के टाइम में मैं ये भी बता दूं, कंप्यूटेशन विल वर्क एज अ फ्यूल। कंप्यूट कितने हैं आपके पास, वो फ्यूल की तरह काम करेगा, क्योंकि डेटा जो है वो बढ़ता चला जाएगा और डेटा प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के लिए मुझे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, रिसोर्स चाहिए कि जो उसको कंप्यूट कर सके। तो कंप्यूट जिसके पास कंप्यूटेशनल होंगे वही डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। क्योंकि अब आप ये देख रहे हो कि हमारे पास ऐसे मॉडल हैं जो टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो वो बना पा रहे हैं। ठीक है, ये नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं। ओके, दूसरी बात, अब आप कर रहे हो कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, और बहुत सारे दीदी भैया हैं, यूट्यूब पे भी हैं, पता है ना अंकना, है, Yes, sir. और लिंक्डइन पे भी हैं, सब हर जगह हैं। ऐसी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, वैसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो भाई यदि तुम पढ़ लोगे तो एआई क्या करेगा फिर? यदि तुम ही पढ़ लोगे तो एआई क्या करेगा? आपको ये पता है कि भाई एआई डेवलपर भी आ गया, है ना, आ गया। अब आपकी कंपटीशन किससे है? किससे है? AI से sir. एआई से है ना। तो आप अच्छा बना लोगे कि ये जल्दी बना के देगा? Sir, AI. एआई बना के देगा। अभी मेरी प्रीवियस क्लास में ये बात चल रही थी। अब आप जो ना उनका चक्कर छोड़ दो, ये सब कि तुम बहुत बड़े कोडिंग मास्टर बनो, नहीं, नहीं। ये सबके लिए मेरा एक जनरल सजेशन है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा कोडिंग मास्टर नहीं बनना है। आपको क्या बनना है वो देखना है। क्या बनना है मेरे अनुसार, आपको मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, आपको लॉजिक आना चाहिए, और आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए बस। मुझे नहीं मानना बहुत बड़ा कोडिंग। अब यार एआई, जब एआई कोड बना के दे रहा तो मैं खाली फोकट में मैं काहे के लिए कोडिंग को मास्टर बनूं? क्यों बनूं? मुझे मैथ्स आनी चाहिए, मुझे लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब मैं एआई से बोल के कोड बनवा लूंगा, वो जो कोड बनाएगा, क्योंकि मुझे बेसिक्स आता है, मुझे लॉजिक समझ में आता है, तो मैं उसका कोड समझ लूंगा। और यदि उसके कोड में कुछ खामी होगी तो मैं उससे प्रॉम्प्ट चेंज करके उससे बोल दूंगा ऐसा नहीं ऐसा बना, वो बना के दे देगा। Yes. ठीक है, अब आप क्यों परेशान हो रहे हो ज्यादा कोडिंग सीखने के लिए? तुम डेवलपर बनोगे तो ये क्या बनेगा फिर? एआई क्या बनेगा? तुम डेवलपर बनोगे, क्यों करना चाह रहे हो ये काम? तो फोकस अपॉन द स्किल्स विच मैटर्स, मैथ्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये शायद एआई ना कर पाए, ये शायद क्या वो नहीं कर पाया। उस कोड बना के बोलोगे बना देगा वो सब, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कर पाएगा। ये आपको आनी चाहिए। तो आप अभी पीसीए पढ़ रहे हो, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ रहे हो, आपको आप मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोड बनाओ, मुझे ये नहीं सिखाना आपको, मुझे इसका कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या मीन करता है, क्या लॉजिक लगा है इसके पीछे, क्यों ये काम कर रहा है, उससे क्या होगा,
आपको आगे पीछे का पूरी कहानी पता होनी चाहिए पीसीए की। अब जैसे स्टैंडर्डाइजेशन करा, एआई क्या करता है, जो डेटा उसको जिससे ट्रेन करा वो छाप देता है पूरा की पूरा। ये तो करता है, जिससे ट्रेनिंग हुई है पूरा छाप देगा आपके सामने। अब आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसकी गलती पकड़ लो, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कॉन्सेप्ट, तुम्हें कोड नहीं करनी, ठीक है, आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई आजकल हमारे पास प्रोडक्शन के लिए सब कुछ है, मुझे लॉजिक सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, मैथ सीखनी है, ये मेरा स्किल्स बनाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन करा मैंने, क्यों करा ये बता दिया, ठीक है। तो कई प्रकार के जो है ये टेक्निक होती है स्टैंडर्डाइजेशन की। इन मशीन लर्निंग स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीस्केलिंग द फीचर्स, ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्केलिंग द फीचर्स। तो अभी रीस्केल करा ना मैंने, 0 से 1 के बीच में उसको कन्वर्ट करा, क्यों करा मैंने कारण बता दी। डेटा में अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, कुछ बड़े वेरिएंस वाले होते हैं, कुछ छोटे वेरिएंस वाले होते हैं। भाई बड़े छोटे को दबाते हैं, तो भाई मेरे को ये नहीं करना, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। और खास करके कौन सा कब यूज करना है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स, जो डिस्टेंस पर आधारित है, डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स उस पर आधारित है, उनके लिए मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करना है। हर किसी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लगाऊंगा मैं। द मेन आइडिया बिहाइंड द स्टैंडर्डाइजेशन इज टू ट्रांसफॉर्म द फीचर so that they should be brought on a similar scale and support vector machine, k nearest neighbor, principal component analysis। ये ऐसी एल्गोरिदम है, ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स है, या डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स को देखा जाता है तभी कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, इसलिए यहां पर लगेगी। और ये रहा आपका फॉर्मूला, एक्स माइनस न्यू अपॉन से, ये तो ऊपर बता दिया मैंने, वैल्यू में से मीन को माइनस करो, स्टैंडर्डाइजेशन से डिवाइड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये बता चुका हूं। ओके, so by standardizing the features we must ensure that the similar scale can lead to the improved performance and convergence of machine learning algorithm। convergence क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी अभी आपके नहीं है समझ को, ठीक है, बस इतना है कि इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट्स बाय स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम्स पे, मैंने क्लियर कर दिया आपको। एल्गोरिथम्स लाइक डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, वहां स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लगाना, क्योंकि वो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम नहीं है, वहां डेटा पॉइंट्स की दूरी नहीं निकाली जाती। तो ऐसी एल्गोरिथम जहां निकाली जाती है वहीं लगेगा स्टैंडर्डाइजेशन, ये बात अपने दिमाग में डाल लें, ठीक है, कोई बात नहीं। कई प्रकार के स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, जैसे जेड स्कोर तो अभी बता दिया मैंने, एक होता है मिन मैक्स। तो अभी हो सकता है स्टैंडर्ड स्केलर -1 से 1 के बीच में वैल्यू को स्केल कर दे, जो हम ऊपर यूज कर रहे थे जेड स्कोर वाली, ये -1 to 1 स्केल कर दे, हो सकता है। जो मिन मैक्स स्केलर होता है वो 0 से 1 के बीच में स्केल करता है, ओके, इट स्केल्स द वैल्यू बिटवीन 0 to 1। और इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस मिनिमम अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ये उसका स्केलिंग का फॉर्मूला होता है, मिन मैक्स स्केलर। इसकी पाइथन में ऑलरेडी बनी बनाई लाइब्रेरियां हैं, तुम्हें नहीं बैठना करने के लिए कि चलो मैं स्केल करने बैठ रहा हूं, कहीं कुछ नहीं करना, बनी बनाई लाइब्रेरियां, सीधे उठा के डेटा दो कर देगी स्केल, ओके, इट विल बी डन। रोबस्ट स्केलर, ये भी होता है, वन मोर स्केल इंटे रोबस्ट स्केलर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय आई क्यू आर, दैट इज सेंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। रोबोस स्केलर ये आउटलायर से रिलेटेड है, आउटलायर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये कुछ स्केलिंग टेक्निक होती है। एक होती है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि कोई डेटा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो, नॉर्मल नहीं दिख रहा, तो जिसमें स्क्यूनेस हो, हाईली स्क्यूड डेटा हो, तो उसको उसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो वो उसकी स्क्यूनेस को कम करेगा, इट विल ट्राई टू नॉर्मलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम करता है। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अपन वहां पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इतने टाइप की स्केलिंग होती है जो आप कर सकते हो अपने डेटा पे, ठीक है। इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिनको आगे समझाना पड़ेगा, बड़े इंपॉर्टेंट। तो भाई पहले आपने डेटा को स्केल कर दिया, ठीक है भाई, स्केलिंग हो गई। स्केल करने के बाद द नेक्स्ट थिंग वॉज यू हैव टू फाइंड द कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये आपको निकालनी है कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है, जैसे मान के चलिए आपके पास 3 फीचर्स हैं इन योर डेटा, यू आर हैविंग 3 फीचर्स, ओके।
एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स है, वाई है, जेड है, 3 फीचर्स है मान के चलिए आपके पास डेटा में। तो कोवेरियंस में आपको, कोवेरियंस को यानी आपस में, तो एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ, ये होगा कोवेरियंस। फिर y का x के साथ, y का y के साथ, y का z के साथ, ये होगा सेकेंड रो। फिर z का x के साथ, z का y के साथ और z का z के साथ, ये होगा थर्ड रो कोवेरियंस। देख लो, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कोवेरियंस। देख सकते हैं आप। ओके, कोवेरियंस एक्स एक्स, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स जेड वाई जेड जेड जेड, ये को, तो कोवेरियंस एक्स एक्स का मतलब होता है वेरियंस ऑफ एक्स। यदि एक एक फीचर का उसी के रेस्पेक्ट में कोवेरियंस निकालोगे तो भैया वो वही आएगा। और ये कर क्यों रहे हो, कोवेरियंस क्यों निकाल रहे हो तुम? क्या समझ आ रही है आपको कोवेरियंस निकालने की? क्योंकि भाई आगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं मेरे को, तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स चाहता हूं। ठीक है, आई वांट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं चाहता हूं ये, इसलिए कोवेरियंस ओवेरियंस करने पड़ेंगे मेरे को। ऑलराइट, ठीक है। तो कोवेरियंस निकालोगे कैसे, उसके पीछे भी मैथ्स है, आगे बताऊंगा कि क्या मैथ्स है उसके पीछे। ठीक है, अभी तो ये स्टेप लिखी है। और इसमें मैं क्लियर कर दूं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स का मतलब होता है वेरियंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस ऑफ वाई वाई का मतलब होता है वेरियंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ जेड जेड का होता है वेरियंस ऑफ जेड, ये होता है। ठीक है, तो कोवेरियंस ऑफ अ वेरिएबल विद इटसेल्फ इज अ वेरियंस, ये बोल रहा हूं मैं। तो पहले स्टैंडर्डाइज करा, फिर कोवेरियंस निकाला, यानी एक मैट्रिक्स बना दी भाई मैं। ये देख, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोवेरियंस। इसी मैट्रिक्स को उठा के आगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने में मदद करूंगा। ठीक है, आई एम अवेलेबल विद अ मैट्रिक्स, लेट अस सपोज ये ए है। अब इसी को लेकर मैं आगे ए माइनस ए वी इक्वल टू लैमड़ा वी, ये करूंगा। ए वी इक्वल टू लैमड़ा वी, वेयर लैमड़ा इज आइगन वैल्यू, वी इज आइगन वेक्टर। ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं, करते हैं। ये देखिए, ए वी इक्वल टू लैमड़ा वी, ये मुझे करना है। ऑल राइट, स्टेप नंबर 3। ओके, ये मुझे करना रहेगा। ओके, तो भाई अभी ऐसा है, अभी ऐसा है कि सर आप दे तो दो कि मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होंगी, तो कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये रही मान लो मेरी मैट्रिक्स, लेट अस अज्यूम कि ये मेरी मैट्रिक्स -4 -6 3 5, ये आई। अब मुझे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं इसके। क्या करूंगा मैं, व्हाट आई विल बी डूइंग, देखो, -4 -6, जिसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, -4 -6 3 5। ठीक है, -a = -4 -6 3 5। ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा ए वी इक्वल टू लैमड़ा वी, लैमड़ा वी उठा के इधर लेकर आओ, तो ए वी माइनस लैमड़ा वी इक्वल टू 0। वी कॉमन ले लो, तो ए माइनस लैमड़ा वी इक्वल टू 0। और भाई इसको और बड़े प्यार से लिखो, ए माइनस लैमड़ा आई, आइडेंटिटी, वी इक्वल टू 0। ऐसा करो, तो भाई मैं इसको 0 करूंगा, ए माइनस लैमड़ा वी को, ए माइनस लैमड़ा आई को, ये इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा और बोलूंगा कि तुम 0 के बराबर हो। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऊपर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये तो डिटर्मिनेंट है, तो ऊपर आपने लिखी ना ये ए माइनस लैमड़ा आई। ठीक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो भाई मैं उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, 0 से इक्वेट करूंगा, तो कर लो। व्हाट इज योर ए, -4 -6 3 5, ये आपका ए है। पुटअप करो जरा यहाँ पे,
यहां पे पुटअप करिए उसकी जगह, -4 -6 3 5 माइनस लैम्बडा इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी 1001। ठीक है, लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आएगा आपका -4 -6 3 5 माइनस, ये ये माइनस कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लैम्बडा को। फिर इसमें से इसको माइनस करो, -4 माइनस लैम्बडा, -4 माइनस लैम्बडा -6 3 और 5 माइनस लैम्बडा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसका मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो -4 माइनस लैम्बडा इंटू 5 माइनस लैम्बडा करते हैं। So here it is -4 minus lambda 5 minus lambda minus of 3 into -6, 3 into -6, तो भैया -6 से +6 कर दो यार इसको, ये माइनस माइनस प्लस करो, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो उसने करके दे दिया होगा, बता देता हूं आपको। ऐसे करके कुछ इक्वेशन मिलेगी, लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 2 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, और उससे लैम्बडा की दो वैल्यू निकल जाएगी। द टू वैल्यूज ऑफ द लैम्बडा आर 2 एंड -1, ये दो वैल्यू आपकी निकल गई, 2 एंड -1। ओके, तो ये आइगन वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे प्रोजेक्ट करना है किसी वेक्टर का, तो वेक्टर भी तो निकालो। तो 2 एंड -1 आई आपके पास, लैम्बडा इक्वल टू 2 एंड -1। वापस से पुटअप करो इसे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है? ए वी इक्वल टू लैम्बडा वी, ये इक्वेशन है मेरे पास। वापस से पुटअप करना पड़ेगी, लैम्बडा की वैल्यू आ गई है। ओके, तो भाई कोई बात नहीं, आपने क्या लिखा था? ए माइनस लैम्बडा आई इंटू वी इक्वल टू 0, ये लिखा था आपने। ठीक है, ए है मेरा -4 -6 3 5, लैम्बडा मेरा आ गया, पहला वाला लैम्बडा है 2, तो -2 1001 इक्वल टू 00, ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, और यहाँ v तो है ही बाहर, ये v बाहर है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, वो v लिखना भूल गया, v है। फिर इसको सॉल्व कर लो आप, क्या आ रहा है ये? ये होगा -4 -6 3 5, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2002, बाहर ये v है। v जो है, लेट अस सपोज उसको आप लिखोगे x और y, वो वेक्टर है ना, तो लेट अस सपोज उसको लिखोगे x और y, xi प्लस yj, ऐसा लिखो उसको, बराबर 0 0, ये 0 0 बराबर 0 0। फिर भाई आप एक काम करें, -4 -2 इस -6, -6 -0 इस -6, 3 -0 इस 3, 5 -2 इस 3। तो ये आया है मेरे पास मैट्रिक्स, ये है मेरा x y एंड ये है 0 0, ये है 0 0। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा -6x, है ना, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, -6x -6y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इसको उठा के उस साइड ले जाओ, तो -6x इक्वल टू 6y, 6 से 6 कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू y। अब y को नीचे लेकर आओ और माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू -1/1। तो ये है मेरा वेक्टर,
ये है मेरा वेक्टर एक्स अपॉन वाई माइनस वन वन, यानी कि माइनस आई प्लस जे। ये है मेरा वेक्टर माइनस वन वन, ये मुझे मिला है। आप देख लीजिए, सॉल्व करा होगा इसने आगे, ठीक है, कुछ तो कर रहा होगा ये यहाँ सोल्यूशन। ओके, वो निकालेगा। ओके, आई डिड इट। ऑल राइट, तो यहाँ देख लेना, आगे यहाँ सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो वन एंड माइनस वन ये मेरे पास आ गया, क्या क्या आ गया, वेक्टर। उसके बाद एक चीज है विच आई वांट टू टीच कि कोवेरियंस कैसे निकलेगा, जो ऊपर वाली स्टेप थी, स्टेप नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट द कोवेरियंस। तो ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि कोवेरियंस कैसे निकलेगा। ओके, सो लेट्स चेक दीज। बहुत छोटा सा डेटा ले रहा हूं टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस। लेट अस सपोज आपके पास स्टूडेंट है एंड आई एम हैविंग द मैथ्स एंड द साइंस स्कोर्स फॉर देम। मैथ्स एंड साइंस स्कोर है उसको, मैथ्स एक्स है, साइंस वाई है, ठीक है, ऑल राइट, ऐसा है। उसके बाद मुझे कोवेरियंस निकालना है। स्टेप नंबर 1 होती है फाइंड द मीन ऑफ वन वेरिएबल एक्स। पहले एक्स का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, 92 प्लस 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3, मीन निकल जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो जो मीन आया है 92 में से मीन को माइनस करो, 60 में से मीन को माइनस करो, 100 में से मीन को माइनस करो। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। ओके, मीन को माइनस करो। स्टेप नंबर 3, टेक द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द प्रीवियस स्टेप, यानी जो आपको माइनस कर करके आया ना, ये उनका स्क्वायर करो और उनका सम करो, ठीक है। डू द स्क्वायर ऑफ देम एंड कैलकुलेट द सम, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। उनका स्क्वायर सम करिए तो ये कुछ रिजल्ट आ जाएगा। डिवाइड दिस बाय वन लेस देन द टोटल ऑफ द सैंपल वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। यानी 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 आपको दी एक्स का वेरिएंस निकालना है, तो ये आपने करा ना सम ऑफ द स्क्वायर्स, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स करा, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 3 - 1 से। 3 - 1 क्यों, टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितनी है मेरे पास, 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंट्री आई एम अवेलेबल इज 3, ठीक है। 3 एंट्री है तो उसको -1, 3 - 1, ओके। टेक वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, ऐसा करिए आप और उससे डिवाइड करिए। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ऑल राइट, ये करना है। ओके, ठीक है, ये करिएगा। तो मेरे पास ये वेरिएंस आया है, इसको मैं बोलता हूं वेरिएंस 448 जो आया, ये एक्स का वेरिएंस है। इसी तरीके से y का वेरिएंस निकालना है, यानी आप क्या करोगे, कैलकुलेट द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन y, है ना। मीन निकालना है इसका ओवरऑल। मीन को हर एक वैल्यू में से माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है, उनका सम करना है, डिवाइडेड बाय 3 - 1 करना है। ओके, तो ये आ जाएगा। ऑल राइट, सर ने आया, वो y का वेरिएंस आ जाएगा। ओके, ठीक, तो ये देखो y का वेरिएंस 700 आया। उसके बाद क्या करना है, तो मैंने x का वेरिएंस निकालना सीख गया, y का वेरिएंस निकालना सीख गया, मुझे कोवेरिएंस निकालना है, यानी x और y का निकालना है। तो x और y का निकालना है तो क्या करना पड़ता है मुझे, देखिए, चूज पेयर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, सब्ट्रैक्ट द मीन ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ x फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस।
ठीक, जने की, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। आप ये जो वेरिएबल एक्स है ना, ये इसी का जो मीन आया था ना, उस मीन को हर एक वैल्यू में से माइनस करो। वाई में भी यही काम करो। वाई का जो मीन आया था ना, उसको हर एक वैल्यूज में से माइनस करो। यहां पर हर एक वैल्यू में से माइनस करो, ये कर रहा है। subtract the mean of the first variable, add this। y में भी ये हो रहा है, x में भी ये हो रहा है, दोनों में ये हो रहा है। और फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग इनका मल्टीप्लीकेशन करो, डू द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपको इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, कैसे करना है आपको मल्टीप्लीकेशन इनका, बता रहा हूं। ओके, ये देखिए, मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, यानी जो x की पहली एंट्री है उसमें से उसका मीन माइनस करा, y की पहली एंट्री है उसमें से उसका मीन माइनस करा, ये मल्टीप्लीकेशन करी। देन 60 माइनस 84, 30 माइनस 60, 100 माइनस 84, 70 माइनस 60। इस तरीके से आप जो है वो करिए परफॉर्म। ओके, हर एक वैल्यू में से जो आया था माइनस करिए। ओके, ये काम आपको करना है। फिर ऐड दीज वैल्यूज एंड डिवाइड बाय n माइनस वन, इनको भी ऐड करिए। ठीक है, ये जो भी आया था इन सबको ऐड करिए, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज माइनस वन, या 3 माइनस वन यानी 2। ठीक है, ये आपका कोवेरियंस आ गया, जो कि आया 520। दिस इज सर कोवेरियंस। ओके, तो क्या करा कोवेरियंस निकालने के लिए, बड़ा ही आसान था। इसका जो मीन था एक्स का, 92 में से माइनस करो, 60 में से माइनस करो, 100 में से माइनस करो। इसका जो मीन था वाई का, 80 में से माइनस करें, 30 में से माइनस करें, 70 में से माइनस करें। जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग उनका मल्टीप्लीकेशन होना है। ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। ऑलराइट, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, और उनका फिर सम करेंगे। जो रिजल्ट्स आया है मल्टीप्लीकेशन का उनको सम करोगे और उनको डिवाइड करोगे n माइनस वन से। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, ये काम करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो कोवेरियंस आ जाएगा। और ये एक्स और वाई का कोवेरियंस और वाई और एक्स का कोवेरियंस सेम होता है। ओके, एक्स वाई एंड वाई एक्स द कोवेरियंस इज सेम। ओके, यानी कि अब आपको यदि इसका मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है, इसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स लिखनी है, तो क्या लिखोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। इसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स आएगी ये, दिस इज द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ द डेटा। वो आएगी कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स, एंड कोवेरियंस ऑफ वाई वाई। ये वाली मैट्रिक्स आएगी उसकी। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स होता है वेरियंस ऑफ एक्स, बता चुका हूं मैं। दिस इज वेरियंस ऑफ एक्स, ये निकाल चुके हो। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये भी आपने निकाल लिया। ओके, कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स ये वही है जो एक्स और वाई है, ये दोनों सेम है। और ये है कोवेरियंस ऑफ वाई वाई, यानी कि वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई सॉरी, ये वेरियंस ऑफ वाई है। तो इनकी सब वैल्यू निकाल चुके हो, पुटअप कर दीजिएगा। ओके, तो आपने क्या करा, व्हाट आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर वन वॉज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी आपने पहले डेटा को स्टैंडर्डाइज करा, सबको कोशिशें करी कि एक्स माइनस न्यू बाय सिग्मा से डिवाइड करके उनको स्केल अप करा, और ये देखा कि ये क्या आ सकती हैं। ये 0 से 1 के बीच में आ रही है, -1 से 1 के, मैं 0 से 1 तो अपनी तरफ से बोला था मैंने कि दिस कुड बी अ रेफरेंस स्केल। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो 0 से 1 के बीच में आए, इट इज वन ऑफ द रेफरेंस स्केल। हो सकता है कुछ और भी आए, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। स्केलिंग कब कैसे क्यों लगाना है, किन एल्गोरिथम्स में लगाना है, ये भी बताया मैंने। स्टेप नंबर 2 आपसे बोली कि कोवेरियंस निकालो, वो अभी निकाल के बता दिया मैंने। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालो, मैट्रिक्स। ठीक है, यानी एक वेरिएबल का वेरिएंस दूसरे वेरिएबल के वेरिएंस से कैसे इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोवेरियंस। इंपैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज कोवेरियंस। और जब ये मैट्रिक्स आ गई तो इसका आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है, ये दोनों आपको निकालना है।
आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर, वो भी हम 2 क्लास में, अभी भी मैंने आपको थोड़ा बहुत तो करके बता दिया। इतना करना है, ये 3 स्टेप है परफॉर्मेंस की, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर भी निकालना है। तो भाई उसके बाद पीसीए क्या कहता है कि आपने ये सब कर दिया, ठीक है, ये ऐसे सपोज लेटर सपोज मुझे मैट्रिक्स आई थी, ये बस समझाने का तरीका था, ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस वो सैंपल का भी होता है, पॉपुलेशन का भी होता है। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इफ वी कंसिडर द कंप्लीट डेटा, कंप्लीट कंप्लीट डेटा सो इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। यानी कि मैं कहूं स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, ओके, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स आ गए, सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आ गए, तो पॉपुलेशन है। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स ऑफ सीएससी ब्रांच, सीएससी ब्रांच, तो सैंपल है, ओके, वो सैंपल हो गया। तो वो उसका सबसेट होता है पॉपुलेशन का, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज द ऑल द डेटा पॉइंट्स, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, ये होता है, ठीक है। तो इसका वेरिएंस अलग होगा, इसका वेरिएंस अलग होगा, ठीक है, ऐसे होगा। एंड जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ठीक है, उसमें आप करते वही हो, एक्स माइनस न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लेकिन यहां होता है एन। और जो सैंपल का वेरिएंस होता है उसमें करते हैं एक्स माइनस, देखो एक चीज है, बड़े ध्यान देना जो डिफरेंस आ रहा है, ये है म्यू, दिस इज म्यू, दिस इज म्यू, दिस इज द मीन, दिस इज द मीन, इट्स अ मीन। ये है एक्स बार, ये भी मीन ही है, ये भी मीन ही है। तो लेकिन जब पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हो तो न्यू लिखते हो, और जो सैंपल का वेरिएंस निकालते हो तो एक्स बार लिखते हो, ये अंतर है दोनों में। और एक चीज और है, ये डिवाइड में यहाँ एन आ रहा है, नीचे है डिवाइड में एन माइनस वन आ रहा है, ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ओके। तो ये नोटेशंस है पॉपुलेशन का वेरिएंस और सैंपल का वेरिएंस। तो हमेशा ध्यान देना, न्यू मीन्स मीन ऑफ पॉपुलेशन, न्यू मीन्स मीन ऑफ पॉपुलेशन, एंड एक्स बार मीन्स मीन ऑफ सैंपल, एन इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड रेस्ट आर द ऑब्जर्वेशंस, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो भाई आपने वेरिएंस वगैरह निकाल दिया, ये सब कर दिया, उसके बाद क्या करना है आपको, व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, ठीक है। अगला टास्क क्या है आपका, ओके, ये देखिए, अगले टास्क के बारे में आपको बताते हैं। आपने स्टैंडर्डाइजेशन करा, आपने जो है कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली, आपने एगन वैल्यू एगन वेक्टर निकाल दिया, ओके। तो भाई क्या करते हैं, लेटर सपोज आपके पास 10D डेटा था, 10 डायमेंशनल डेटा था, यानी आप ऐसा मान के चल रहे हो, यू आर हैविंग अ डेटा विच इज हैविंग 10 डायमेंशंस, ये ऐसा था वो, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 डायमेंशंस उसमें, ओके। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो पीसीए ट्राइज टू कीप द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो पहली पोजीशन पर आएगा, ठीक है, वो पहली पोजीशन पर आएगा। फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ये कंपोनेंट्स आते चले जाएंगे। जो सबसे कम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा वो लास्ट में आएगा, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा वो फर्स्ट में आएगा। तो वो इस तरीके से जमा देगा सारे फीचर्स को, ओके, ये काम करता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए। तो तो द क्वेश्चन इज सर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के बाद आपने क्या करा, व्हाट यू डिड, ये कैसे निकाल लूं मैं, परसेंटेज ऑफ वेरियंस एक्सप्लेन्ड, हाउ टू कैलकुलेट, तो देखिए मैं बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है। आपके ये देखिए, आपके आइगन वैल्यू जो है, ये देखो लैम्बडा वन लैम्बडा टू लैम्बडा थ्री, ये सब आइगन वैल्यूज हैं। आपके हर एक फीचर के अबाउट आइगन वैल्यू आएगी, ओके, देयर विल बी आइगन वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरी फीचर,
ठीक है, सबके अबाउट आएगी। तो उनको इस ऑर्डर में जमा दो, जिसकी सबसे ज्यादा आइगन वैल्यू, यानी जिसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, जिसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको सबसे आगे लिखना है। ऐसे करके जमा दो आप। ओके, तो क्या कह रहे हैं वो? आइगन वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट एंड इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आइगन वैल्यू। ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। ओके, तो ये जितनी आइगन वैल्यूज आ रही हैं उनको लिखो और उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स को लिखो सामने, ऐसा करके लिखो। तो मेरे पास लेटर सपोज अभी बोला भी मैंने कि 10D डेटा था, 10 डायमेंशनल डेटा था, यानी 10 फीचर्स थे, उसमें 10 कॉलम्स थे। तो हर एक फीचर की आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है, हर एक फीचर की आइगन वैल्यू आएगी। ओके, λ1, λ2, λ3 ऐसे करके उनकी आइगन वैल्यू आएगी और उनका आइगन वेक्टर भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ये हो गया। उसके बाद होता है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो आपको रेशो लेना है, यानी कि λ1 की λ1 कितना इंफॉर्मेशन, हाउ मच परसेंट ऑफ वेरिएंस वो बता रहा है, समझा रहा है, हाउ मच इंफॉर्मेशन इट इज कन्वेइंग। तो आपको लेना है रेशो। ओके, जैसे कि λ1 डिवाइडेड बाय λ1 प्लस λ2। जितने भी आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं उन सबको नीचे डिनोमिनेटर में लिखिए। ठीक है, इन सबको डिनोमिनेटर में लिखिए। ओके, फाइन। ये देखो, तो ये होगा परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय λ1 फीचर 1। λ2 का होगा ये अगेन λ2 डिवाइडेड बाय ऑल, λ3 डिवाइडेड बाय ऑल, λ4 डिवाइडेड बाय ऑल। तो सबका कितना वो वेरिएंस या कितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये मुझे पता चल जाएगा। हाउ मच इंफॉर्मेशन दे आर कन्वेइंग ये पता चल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ये करना है आपको। ऑलराइट, ये समझाया गया है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 वो इतना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे मान के चलो 96। प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 वो सिर्फ 4% कर रहा है वेरिएंस एक्सप्लेन। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप करूंगा आगे। ये रेशो लेना है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो यहीं पर ही अब पीसीए खत्म हो चुका। जैसे आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाले, उनको अरेंज करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके रेशियो लिए, यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है। आगे अब क्या करना है, सिर्फ फीचर वेक्टर बनाना है। ओके, फीचर वेक्टर दैट मींस अ वेक्टर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स। जितने भी आइगन वेक्टर्स है उन सबकी एक मैट्रिक्स बनेगी टू कीप कॉलम वाइज। जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उनकी उनकी एक मैट्रिक्स बनाइए। अ फीचर वेक्टर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स विच वी हैव डिसाइडेड टू कीप इन अ कॉलम वाइज। एक कॉलम में, ठीक है, कॉलम वाइज आप रखिए, फीचर वेक्टर बनेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आखिरी स्टेप, अलाइन रिकास्ट ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट। दैट मीन्स क्या हो रहा है, टिल नाउ वी हैवंट डन एनी ऑपरेशन ऑन आवर ओरिजिनल डेटा एक्सेप्ट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के अलावा हमने कुछ नहीं करा था अपने ओरिजिनल डेटा पर। तो अब ओरिजिनल डेटा पर आपको ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है, वो ये ऑपरेशन लगाना है कि आपने जो फीचर वेक्टर आया है ना ऊपर, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्डाइज ओरिजिनल डेटा के साथ। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फीचर वेक्टर क्या था, व्हाट इज द फीचर वेक्टर, व्हाट इज द फीचर वेक्टर? आपके पास आइगन वैल्यू है, उसका वेक्टर है। आपके पास आइगन वैल्यू है, उसका वेक्टर है। तो उसने कहा जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं ना उनको जमा लो, v1, v2, v3, v4 एक कॉलम में जमा लो सबको। इनको बोलो ये है फीचर वेक्टर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे एट द एंड। आई नीड टू मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्डाइज ओरिजिनल डेटा, उसके ट्रांसपोज। ठीक है, उसके ट्रांसपोज से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा पीसीए की आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप ऑफ द पीसीए। ओके,
तो प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व हो गई थी। जैसे कि मुझे बोला गया कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 96% ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा हो, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 4% कर रहा सर। तो प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व हो गई थी। ठीक है, कि कौन से फीचर को निपटाना है, मुझे ड्रॉप करना है। ठीक है, अ फीचर वेक्टर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स व्हिच वी हैव डिसाइडेड टू कीप कॉलम वाइज। ठीक है, विच वी हैव डिसाइडेड टू कीप कॉलम वाइज, यानी आप ये देख लीजिए कि जिसका वेरिएंस कम है, जिस फीचर का वेरिएंस कम है, कम आ रहा है, उसको आप ड्रॉप कर लीजिए, रेस्ट वाले फीचर्स को रख लीजिए, उनकी मैट्रिक्स बना लो, या तो फीचर वेक्टर की उनकी मैट्रिक्स बना लो। इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स विच वी हैव डिसाइडेड टू कीप कॉलम वाइज, जिनको आप रखना चाहते हैं, जिनको हम कॉलम्स में रखना चाहते हैं, जिनको कंसिडर करना चाहते हैं, उनकी मैट्रिक्स है। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ दम। और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? स्टैंडर्डाइज ओरिजिनल डेटा से। जो ओरिजिनल डेटा जिसको मैंने स्टैंडर्डाइज करना है उससे मल्टीप्लाई करो इसको। तो वो डेटा या वो कॉलम्स जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो नहीं पड़ जाएंगे, और जिनका इंपॉर्टेंस है वही बचेंगे। ये होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम। तो यहाँ जो हमने खेल देखा वो इस चीज का था, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सारे आइगन वैल्यू निकालनी है, उनके आइगन वेक्टर आएंगे, इनको अरेंज करना है। नहीं भी कर रहे कोई इशू नहीं है, जैसे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा, जो भी, कोई बात नहीं, ये लिखे हैं सारे आइगन वैल्यूज लिखे हैं। इनको डिवाइड करना है सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज। जैसे लैम्बडा 1 को मैंने डिवाइड करा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एंड जो जितने भी होंगे उन सबसे डिवाइड करना है। ये बताएगा परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो इसे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हैज दिस मच परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ओके, एंड 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 जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 है वो बता रहा है 4% का ही डेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फीचर को मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो 96% ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड इज बाय PC1 एंड 4% इज एक्सप्लेन्ड बाय PC2। ठीक है, तो 4% कैन बी ड्रॉप्ड, उसको मुझे रखने की जरूरत नहीं, ये करेंगे। ओके, तो भाई ये इस तरीके से जमाता है फीचर्स को। जिसका सबसे ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है उसको सबसे आगे रखेगा, जिस फीचर का सबसे कम वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है उसको सबसे पीछे रखेगा। अब आपकी इच्छा है आपको कितने फीचर सिलेक्ट करना है, हाउ मच यू वांट टू सिलेक्ट। तो क्या होता है, पीसी एल्गोरिदम के अंदर एन की एक वैल्यू होती है, एन इक्वल टू एक वैल्यू होती है, वो यदि आप दे दोगे तो जैसे दिया आपने एन इक्वल टू 5, तो ये टॉप 5 सिलेक्ट कर लेगा और आखिरी के 5 को निपटा देगा। 6 7 8 9 10 ये ड्रॉप हो जाएंगे। इट विल सिलेक्ट द टॉप 5 एंड रेस्ट इट विल ड्रॉप। आप आपकी इच्छा, आपको 6 लेना तो टॉप 6 ले लेगा, बाकी आखिरी के 4 ड्रॉप कर देगा। इस तरीके से आप पीसी के अंदर कंपोनेंट्स ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये था पीसी। अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, दैट विल सी अहेड। ठीक है, लिमिटेशंस हैं, दैट विल सी अहेड क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल भी है, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम फॉर द एक्सप्लेनेशन। आई ये आपको समझ में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एक बार निकाल लिया आपने, तो फिर परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन निकाल के वो कर सकते हो, उसमें अब फिर कुछ बचे ही नहीं। ओके, इतना ही है इसके अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, लेकिन हमारे जो लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस थे, वो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू निकालना, उसका यूज केस कहाँ बन रहा था, वो आपका पीसी के अंदर उसका यूज केस बन रहा था। ओके, एल्गोरिदम बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है आप इससे कई चीज़ें समझ पा रहे हैं बेसिक। कुछ और भी एल्गोरिदम्स हैं, ओके, जैसे एलडीए है, ओके, एंड लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। फिर एक एसवीडी है, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, उनमें भी ये इस टाइप की अप्रोच लगती है। तो ये बेसिक अपनी एल्गोरिदम समझ में आ गई, उन पर अपन लगा सकते हैं। ओके, वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक ओवर देम। तो आई होप अभी ये समझ में आया है, फिर अपन आगे देखते हैं उनके लिए क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। यस, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्लीज। So can we get this talk? Actually, remembering all the steps is a bit difficult in a single session हाँ for हाँ, तो us. आपको ये नोट्स मिल जाएगा, पीसीए वाला। Yes. ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बस इतना याद रखें, पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर।
ठीक। बाकी फीचर वेक्टर बनाना है, और आखिरी में फीचर वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स के साथ। ये आपका पीसीए आ गया। दिस इज द Yes. फाइनल रिजल्ट। ये स्टेप्स होती हैं पीसीए की। ओके, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। Yes. Thank you, sir. ठीक है, लेट मी